हेलो एंड वेलकम बैक टू किरन्स कॉमर्स जोन। दोस्तों लास्ट जो मैंने चैप्टर ख़त्म किया था उसका नाम था जनरल एंट्रीज। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस टॉपिक में से भी आपको एक या दो एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन दोस्तों इक्वेशन का मतलब इक्वल। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमारे जो एसेट्स होते हैं उनका जो टोटल है वो हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। यानी हमारे जो एसेट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं? इज इक्वल टू हमारी कैपिटल और जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं इन दोनों के टोटल के बराबर ही हमारे एसेट्स होते हैं। जब भी दोस्तों हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, लेन देन, चाहे हमने सेल की, चाहे हमने परचेज़ की, चाहे हमने कोई एक्सपेंस पे किया, चाहे हमने कोई ड्राइंग्स की, चाहे हमें कोई इनकम हुई, चाहे हमने प्रॉफिट पे गुड्स बेची, चाहे हमने लॉस पे गुड्स बेची, जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं, किसी भी तरह की जो बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो इसमें आती है अकाउंटिंग इक्वेशन में। और उस ट्रांजैक्शन का जो भी रिजल्ट होता है अल्टीमेटली वो इन दोनों साइड्स को बराबर करता है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी जब हम उसका अमाउंट इनमें लिखेंगे तो ये हमारे जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों अपने आप बराबर आएंगी। क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है डुअलिटी कंसेप्ट बेस्ड है। यानी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। मतलब एक ट्रांजैक्शन दो अलग जगहों पे सेम अमाउंट के साथ रिकॉर्ड होती है। तो जब भी दो जगहों पे वो रिकॉर्ड होती है, कहीं डेबिट होती है कहीं क्रेडिट, लेकिन जो अमाउंट होता है दोनों के लिए सेम होता है। तो जो भी हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपने 5 चीज़ें याद रखनी है। पूरी अकाउंटिंग इन्हीं के रिवॉल्व घूम रही है। वो क्या थी? वो था एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स। तो मोटे तौर पे 5 थी: एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। तो वहाँ उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस क्या है वो यहीं पे आएंगे और उनका जो नेट रिजल्ट आएगा वो अल्टीमेटली इन दोनों साइड्स को बराबर करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। मैंने जब अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन करवाई थी या फिर जेनेंटिस भी करवाई, उसमें मैंने बताया कि जो हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मान लो मैंने किसी बिज़नेस में कोई बिज़नेस को स्टार्ट किया और उसमें मैंने 50,000 रुपया कैश लगाया तो उतनी ही मेरी कैपिटल भी हो जाएगी। जितने मेरे एसेट्स में कैश वगैरह सब एसेट्स अलग अलग हम लिखेंगे। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 50,000 रुपये कैश एसेट्स में लगाया या कैश लगाया और उतनी ही मेरी कैपिटल भी हो जाएगी। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर कैपिटल जो है वो लायबिलिटी कैसे है? क्योंकि अभी आप देखोगे जब बैलेंस शीट भी बनाएंगे आगे, हमारी ये जो कैपिटल है इट्स ए काइंड ऑफ लायबिलिटी। हालांकि मैंने लायबिलिटी को अलग भी लिखा है, दोनों ही लायबिलिटीज़ हैं, लेकिन कैपिटल और लायबिलिटीज़ में फ़र्क क्या है दोस्तों? जो कैपिटल है ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो दोस्तों राम एक पर्सन है और राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब ज़्यादातर हम चीज़ें गलत क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो राम और बिजनेस को एक ही चीज़ मान लेते हैं। यहाँ राम अलग है और बिजनेस अलग है। हमने कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करनी। तो दोस्तों जैसे मैं कह रहा था कि कैपिटल इज आल्सो ए लायबिलिटी। अब राम ने मान लो इस बिजनेस में जो भी बिजनेस का नाम है इसमें 50,000 रुपया लगाया। अगर मैं इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस बिजनेस को, वो जो भी बिजनेस है, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के लिए एक तरह से ये लायबिलिटी है कि उसने जो राम जो कि ऑनर है उसको पैसा ये वापस करना है एट सम पॉइंट। जब कभी कंपनी बंद हो जाएगी तो ये उस बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी के तौर पे काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, यानी बिजनेस ने जो पैसा अपने
ऑनर यानी राम का पे करना है। सो हम यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूँ दोस्तों। सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया, इस बिजनेस ने बैंक से एक लोन लिया, ये भी तो एक लायबिलिटी है। लोन बैंक को भी तो वापस करना है। जिस तरह से हमें ये जो लोन बैंक से लिया, अगर हमें वो बैंक को वापस करना है, उसी तरह राम से जो बिजनेस में पैसा लिया या बिजनेस में जो पैसा राम की तरफ से आया वो भी तो राम को वापस करना है। दोनों ही तो जो हमारे एक तरह के क्रेडिटर हैं कि बिजनेस में जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, एक तो राम है जो ओनर है, उसने पैसा लगाया, एक हमने बैंक से लोन लिया, वो भी बिजनेस में पैसा लगा। तो दोनों ही की तरह मान लो बैंक से लोन लिया 10,000, तो कुल मिला के ये दोनों ही लाइबिलिटीज हैं, लेकिन इसको हम बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसा किसको पे करना है, ये पैसा आपको पे करना है किसको, राम को। और ये होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यानी बिजनेस से बाहर, यानी आपको बैंक को वापस करना है। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन रहती है कि जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी कैसे है। वो ये मान के चलते हैं, यार मान लो मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, वो ये मान के चलते हैं कि मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरी लाइबिलिटी कैसे हुई। यहाँ अगेन मेरी बात नहीं होगी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं होगी, बात होगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैंने कोई एक्स कंपनी शुरू की, अगर एक्स कंपनी के लिए उस एक्स कंपनी के लिए मैं एक क्रेडिटर हूँ, यानी वो पर्सन जिसने पैसा लगाया है, तो एक्स कंपनी का ये ड्यूटी बनती है कि मुझे वो पैसा उसने वापस भी करना है एट सम पॉइंट। तो उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो जिसने भी पैसा बिजनेस में लगाया, चाहे वो ओनर है, वो उस बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी के तौर पे काम करेगा कि ओनर का पैसा एट सम पॉइंट उसको वापस करना है। सो कैपिटल इज आल्सो ए काइंड ऑफ लाइबिलिटी। दोनों को अलग इसलिए लिखा जाता है कि कैपिटल जो है ये इंटरनल लाइबिलिटीज में आता है। इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस ने जो पैसा उसके ओनर का पे करना है, और लाइबिलिटीज होती हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस से बाहर। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन ले लिया या किसी से उधार में गुड्स खरीद ली, वो हो गया बिजनेस से बाहर। तो जो ओनर का पैसा चुकाया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, वो इंटरनल लाइबिलिटी में आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कोई भी चीज़ देखनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तो चलिए ये कंसेप्ट आपका आई होप क्लियर हो गया। अब मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि हम कोई भी जो ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस में, लेन देन, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, कोई भी ट्रांजैक्शन, उसका जो इफेक्ट है, क्योंकि डुअलिटी कंसेप्ट है कि एक ट्रांजैक्शन दो अलग अलग जगहों पे रिकॉर्ड होती है, तो लेकिन जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो दोनों साइड्स का टोटल हमेशा बराबर आता है। तो अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे करूँगा तो उसका जो इफेक्ट है, नेट रिजल्ट है, वो हमेशा इन दोनों साइड्स को बराबर कर देगा। वो चाहे वो ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड हो एसेट्स में, या कैपिटल लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड हो, या दोनों जगह रिकॉर्ड हो, जैसे मर्जी आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन नेट रिजल्ट जो आएगा उसका वो हमेशा इन दोनों को बराबर कर देगा। अच्छा, आपका जो JKSSB के लिए ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मान लो अगर मैं कहता हूँ कि हमारे जो एसेट्स हैं वो 50,000 के हैं, और मान लो 30,000 जो ऑनर की कैपिटल है और 20,000 पे उसने लोन लिया हुआ है। ये मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि ये एसेट जो 50,000 के हैं, जिसमें से 30,000 ऑनर का अपना है, जिसको हम क्या कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, और 20,000 का बाहर से हमने लोन लिया हुआ है। तो कुल मिला के ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अब देखो, एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कि एसेट्स किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आपको MCQs में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपको 4 अलग अलग फॉर्मूलेस दे देंगे, उसमें एक सही होगा, तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा सही है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। दोस्तों कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसको आप फॉर्मूले के तौर पे मत देखो, इसको अगर लॉजिक में देखोगे तो क्या है दोस्तों, अगर मान लो मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं 50,000 रुपये से, जिसमें से 30,000 मैंने खुद लगाया है और 20,000 मैंने कहीं से लोन ले लिया हुआ है। अब कैपिटल किसको कहते हैं, कैपिटल होता है जो हम अपने एसेट्स में से, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उसमें से जब हम अपनी लाइबिलिटीज पे कर देते हैं तो ओनर के पास जो एंड में बचता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपको कि सपोज करो कि मैंने 50,000 बिजनेस में लगाया, उसमें से 20,000 मैंने लोन देना है, इसका मतलब मेरा खुद का पैसा यानी कैपिटल कितनी है 30,000। तो अगर मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँ तो देखो कैपिटल
हमारी कैपिटल कितनी थी 30,000। देखो ये कैसे आ सकता है, एसेट्स की वैल्यू देखो कितनी है 50,000। ये मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, लेकिन इसमें से 20,000 मुझे लाइबिलिटीज़ भी पे करनी है, बाहर एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो बैंक का पैसा है या किसी से मैंने उधार लिया हुआ है, मुझे वो भी पे करना है। तो 50 में से 20 माइनस कर लेंगे तो मेरी कैपिटल कितनी आ गई 30,000। तो ये कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो ओनर है उसका खुद का पैसा 50,000 टोटल लगाया था, जिसमें से 20,000 मेरा लोन था, वो लोन मैंने अपने एसेट्स में से पे कर दिया। तो मेरे पास कितना बचा 30,000, वो मेरी क्या है कैपिटल। तो एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर आपको कैपिटल निकालनी है, वहाँ पूछ सकते हैं कि कैपिटल आपको निकालनी है, उसमें भी अलग अलग आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें जो सही है वो अपने लगा लेनी है। अच्छा, लाइबिलिटीज़ कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, लाइबिलिटीज़ निकालने का फॉर्मूला भी देख लो। लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू, अगर मैं एसेट्स में से माइनस कर लूँ कैपिटल, जितने भी मेरे एसेट्स हैं उसमें से अगर मैं खुद का पैसा माइनस कर लूँ, इसका मतलब बाकी तो मैंने लोगों का देना है। तो अब अगर आप इसको देखो, एसेट्स कितने हैं 50,000, ये वैल्यू मैं यहीं से ले रहा हूँ, ठीक है। माइनस कर लो कैपिटल हो गया जो ओनर का खुद का पैसा है। टोटल एसेट्स में से 50,000 में से ओनर का कितना है, यानी कैपिटल कितनी है 30, इसका मतलब जो 20,000 बचा वो हमारी लाइबिलिटी है। तो ये भी एक फॉर्मूला। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3। इन तीनों में से आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का जरूर आएगा। यहाँ पे एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन फॉर्मूले, एक फॉर्मूला आपको पूछेंगे कैपिटल किसके बराबर है, उसके बाद वो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक सही होगी। तो आपको पता है कि कैपिटल किसके बराबर है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। या फॉर्मूले के तौर पे भी याद करो, लॉजिकल भी, कि कैपिटल क्या है खुद का पैसा। खुद का पैसा आप कैसे निकालोगे, टोटल जो आपके पास एसेट्स हैं उसमें से जो आपने बाहर का देना है, लाइबिलिटीज देनी है, माइनस कर दो, बाकी आपका पैसा मतलब कैपिटल। लाइबिलिटीज कैसे निकालनी है भाई, टोटल एसेट आपके जितने हैं उसमें से आपका जो खुद का पैसा वो निकाल दो, इसका मतलब बाकी आपने बाहर का देना है। तो टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल, लाइबिलिटीज आ गई। लॉजिकली भी समझो और फॉर्मूले के हिसाब से भी इसको समझो तो ज़्यादा अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इन शॉर्ट हमारी जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो ये कहती है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, उसका जो नेट रिजल्ट है वो इन दोनों साइड्स को बराबर कर देता है। चलिए अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तौर पे करके देखते हैं। इसका फॉर्मेट यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे आपके आ गए एसेट्स और इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। दोस्तों यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स। अब कोई भी ट्रांजैक्शन लें, मैं एक ट्रांजैक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन आ जाएंगी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, आपने बिजनेस में पैसा लगाया। अब देखिए दोस्तों, जो एसेट्स हैं वो हमने बाइफरकेट कर लेने हैं, अलग अलग जितने भी एसेट्स हैं हम इसमें लिख देंगे। जैसे हमने बिजनेस में कैश लगाया तो हम एक कैश का यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। कैपिटल लाइबिलिटीज आपके ये 2 सेम ही रहेंगे। तो एक हमने कैश लगाया, तो जैसे दोस्तों हम जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे, स्टार्टेड बिजनेस, तो मैंने कहा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फिर इससे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना। अब देखो, जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है या जा रहा है। अभी कई लोगों के दिमाग में होगा हमने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस तो पैसा तो जा रहा है। नहीं, गलत है। मैंने क्या कहा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस में तो पैसा आ रहा है। अगर कंपनी कोई एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी में किसी राम श्याम या किसी भी ओनर ने पैसा लगाया, अगर हम एक्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहाँ से उसमें तो पैसा आ रहा है, चाहे वो राम लगा रहा है या श्याम लगा रहा है, कोई भी लगा रहा है। तो बिजनेस में पैसा आया, कितना आया 50,000, मैं यहाँ लिख दूंगा। और जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि कैपिटल लगाई। ये मैंने पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो जितना हमने पैसा लगाया उतनी ही हमारी कैपिटल भी हो गई। इस तरह से ऐसे एक ट्रांजैक्शन आएगी और आपको उसको इस तरह से अकाउंटिंग क्वेश्चन में करके दिखा देना है। चलिए एक और लिखते हैं। ये आ गई फर्स्ट। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में गुड्स खरीदी 5,000 की। अब दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे उसके 2 एस्पेक्ट होंगे।
कोई चीज़ प्लस होगी, कोई माइनस होगी, तो इस तरह से कुछ ना कुछ होगा। अब हम देखेंगे हमने जब गुड्स खरीदी, तो दोस्तों जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या जाएगा। दोस्तों हमारे पास गुड्स आएंगे, गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो एक स्टॉक का कॉलम बना लेंगे, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। दोस्तों हमने गुड्स खरीदी, इसका मतलब हमारे पास स्टॉक आ गया कितने का, 5000 का। लेकिन गुड्स खरीदी कैसे, हमने कैश में खरीदी। इसका मतलब जो भी हमारे बिजनेस में कैश था वो जितने की हम गुड्स खरीदेंगे उतना कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा, माइनस कर लो 5000 कैश में से, क्योंकि कैश कम होगा तो कैश का बैलेंस आप माइनस कर लोगे। कैश का बैलेंस माइनस कर लेंगे क्योंकि कैश गया और उतने का स्टॉक हमारे पास आ गया, वो हम प्लस कर लेंगे। अब आप इसको टोटल करके देखोगे, 50 में से 5 गए, कितना बच गया दोस्तों, 45,000 प्लस 5000 का ये स्टॉक इज इक्वल टू, ये आपका सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब देखो 45 प्लस 5 50,000 और ये भी 50,000। अच्छा, ये तो थी गुड्स परचेज फॉर कैश। ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने उधार में गुड्स खरीदी। अगर मैं थर्ड ट्रांजैक्शन ऐसे ले लूँ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। दोस्तों मैंने 10,000 की गुड्स उधार में खरीदी। अब ये उधार है। सबसे पहले गुड्स हम चाहे कैश में खरीदें चाहे क्रेडिट में, उधार में खरीदें या कैश देके, हमारे पास स्टॉक, गुड्स मतलब स्टॉक की वैल्यू तो इंक्रीज़ होगी, और कितनी होगी, 10,000। हमने तो स्टॉक खरीदा, स्टॉक तो हमारे पास आएगा ही 10,000, वो तो हमेशा ही इंक्रीज़ होगा जब भी आप गुड्स खरीदोगे, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने ये उधार में खरीदा है, इसका मतलब आपका कैश बैलेंस तो कम नहीं हुआ, आपने तो कैश दिए ही नहीं। तो दोस्तों ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई किसी से चीज़ खरीदते हैं या किसी से कोई पैसा लेते हैं, चाहे वो बैंक है या कोई भी है, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है कि हमें वो पैसा वापस देना है उसको एट सम पॉइंट। तो जब हमने गुड्स खरीदी 10,000 की, तो ऑब्वियसली बात है जिससे हम गुड्स खरीदेंगे उसको कभी ना कभी तो वो पैसा वापस करना है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम लाइबिलिटी बोलते हैं कि जो हमारे ऊपर कर्ज है। तो इसका मतलब आपकी जो लाइबिलिटी थी, यहाँ पे ये लाइबिलिटी का कॉलम है, आपकी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज़ हो गई, 10,000 बढ़ गई ना, पहले कुछ नहीं थी, ज़ीरो थी, अब कितनी हो गई, 10,000। तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, इधर से आपका स्टॉक भी इंक्रीज़ हो गया। अब आप इसको दोबारा से टोटल करके देखोगे तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा। ये 45,000 था, ये सेम ही रहेगा, प्लस ये 5,000 का स्टॉक पहले था, 10,000 का हमने और ख़रीदा, कुल मिला के स्टॉक हो गया हमारे पास 15,000 का, इज इक्वल टू हमारी कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, वो 50,000 ही रही, और लाइबिलिटीज़ हमारी 10,000 इंक्रीज़ हो गई क्योंकि हमने उधार में गुड्स खरीदी थी। तो अगर आप फिर से टोटल करो 45 एंड 15 60,000, 50 प्लस 10 60,000, होगी दोनों साइज बराबर। चलिए अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने स्टॉक 10,000 का गुड्स खरीदी थी उधार में, अब हमने वो पे कर दिया, पे टू क्रेडिटर। मान लो हमने क्रेडिटर को 5,000 पे कर दिया। हम मान के चलते हैं कि क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटीज़ में ही आते हैं वो क्रेडिटर्स। तो ये जो क्रेडिटर थे 10,000 यानी लाइबिलिटी थी, इसमें से 5,000 हमने पे कर दिया, पेड टू क्रेडिटर। अब दोस्तों जब हम 5,000 पे करेंगे तो अल्टीमेटली हम किस में पे करेंगे, कैश। हम पेमेंट कैश की फॉर्म में ही कर सकते हैं। तो हमारा कैश 5,000 कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी आपके पास कैश जाएगा माइनस कर लोगे, जब कैश आएगा प्लस कर लोगे। लेकिन जब हमने 5,000 कैश दिया, इट मीन्स आपकी जो लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर मतलब आपकी जो लाइबिलिटी, उसी में क्रेडिटर्स भी आते हैं। तो जब आपने क्रेडिटर्स को या लाइबिलिटी आपने 5,000 पे कर दी, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी भी तो 5,000 कम हो गई, वो भी कम होगी। तो अब अगर आप नेट इक्वेशन बनाओगे, 45 माइनस 5 कितना हो गया, 40,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू, ये 50,000 में कोई चेंज नहीं आई, 10,000 की लाइबिलिटी थी, 5,000 आपने पे कर दिया, इसका मतलब आपकी रिमेनिंग लाइबिलिटीज कितनी रह गई, 5,000। तो फिर से ये आपकी जो न्यू इक्वेशन बनी, आप देखो दोनों साइज बराबर है, 40 प्लस 15 55,000, 50 प्लस 5 55,000। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे परचेज मशीनरी। हमने मशीनरी खरीदी 20,000 में। दोस्तों हमने एसेट खरीदा। अब जो मशीनरी है उसको हम स्टॉक में नहीं रख सकते, क्योंकि बेसिकली गुड्स या स्टॉक वो चीज़ है जिसमें हम डील कर रहे हैं,
यानी जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिसको हम सेल परचेज़ कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल बिज़नेस है, इसके उसको छोड़कर अगर हम कोई भी एसेट खरीदेंगे, चाहे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, उसके लिए हमें अलग से फिर एक यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा, वो है मशीनरी का। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दोस्तों मशीनरी। अब अगर हम इस ट्रांजैक्शन को देखें तो उसमें लिखा है परचेज मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदी। तो चलिए परचेज मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदी। कितने में खरीदी? 20,000 में। क्या चीज़ बढ़ेगी, क्या चीज़ कम होगी? जब हम मशीनरी खरीद रहे हैं, इट मीन्स कैश में ही खरीद रहे हैं, तो हमारा कैश जो है उतना कम हो जाएगा जितनी की मशीनरी हमने खरीदी। तो 20,000 की हमने मशीन खरीदी थी, 20,000 हमारा कैश कम हो गया। लेकिन अगर हमारा कैश कम हुआ तो हमारा मशीनरी का जो बैलेंस है, ये हमारा जो मशीन का बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उतनी वैल्यू की हमारे पास एक एसेट कम हुआ और दूसरा एसेट उतना ही वैल्यू का इंक्रीज़ हो गया। कैश हमारा 20,000 कम हुआ और इतनी ही वैल्यू की मशीनरी हमारे पास आ गई, मतलब एक एसेट डिक्रीज़ और एक इंक्रीज़। अब आप फिर से इसका टोटल करो अगर, तो 40 थी हमारे पास कैश का बैलेंस, 20 हमने मशीनरी खरीद ली, इसका मतलब कैश हमारे पास बचा 20,000। स्टॉक जो हमारे पास था 15,000 का, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। प्लस हमारे पास मशीनरी आ गई 20,000 की, वो हम अलग से लिख लेंगे। तो ये आ गई एसेट साइड का टोटल। अब कर लेंगे 50,000 ये लाइबिलिटी साइड। कैपिटल तो हमारी सेम है, सेम ही रहेगी, और हमारी लाइबिलिटीज़ भी 5 हैं तो वो 5 ही रहेंगी। अब आप फिर से टोटल करके देख लो, दोनों साइड्स बराबर होंगी। 20 और 20 40 और 15 55, और ये 50 + 5 55। तो आपकी क्या बन गई? न्यू इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। चलिए दोस्तों थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं इसको। अब दोस्तों मैं इसको यहीं बने रहने देता हूँ। मैं आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। वो क्या है दोस्तों? हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हमारे जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं ये कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं। या लिख देता हूँ डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। हमारे जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं हम कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं हमेशा। क्यों? देखिए दोस्तों, ये आपको समझ आ गया कि एक्सपेंस और लॉस हम कैपिटल में से डिडक्ट करना है। रीज़न क्यों करना है? सपोज करो कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये की कैपिटल लगा दी है, राइट? 50,000 की कैपिटल है। अब जब भी आपको लॉस होगा बिजनेस में तो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल ही डिक्रीज होगी। हम जनरली बात करते हैं यार 50,000 लगाया था बिजनेस में, 10,000 का नुकसान हो गया, तो भाई वो नुकसान कहाँ गया? भाई आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर गया। वो नुकसान जो आपको नुकसान हुआ 10,000 का, उसने क्या किया? आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। तो जो भी लॉस होगा, अगर हम बिजनेस में लॉस हो रहा है तो अल्टीमेटली हम यही कहते हैं 50,000 लगाया था, नुकसान हो गया यार 10,000, तो इसका मतलब हो गया कि हमें जो वापस मिलेगा, हमारी जो कैपिटल रह गई वो कितनी रह गई? 40,000। एक और चीज़, ये तो हो गई लॉस की बात। और अगर एक्सपेंस भी होगा तब भी हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। मान लो हमने 5,000 का एक्सपेंस किया, तब भी हमारी कैपिटल कितनी रह गई? 35,000। इन शॉर्ट, एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारी कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। तो इसलिए जब भी अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन में बताया गया कि कोई एक्सपेंस हुआ या फिर लॉस हुआ, तो आप अपनी कैपिटल उतनी डिक्रीज कर दोगे जितना एक्सपेंस या फिर लॉस है। अब बात करते हैं उल्टा, यानी प्रॉफिट और इनकम की। अगर दोस्तों हमें बिजनेस में प्रॉफिट या इनकम हो रही है, प्रॉफिट या फिर कोई इनकम, वो आपने कैपिटल में हमेशा ऐड कर देनी है, प्लस होगी। जो भी प्रॉफिट, सिंपल सा लॉजिक दोस्तों, जैसे लॉस में हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट में इंक्रीज हो जाएगी। जनरली हम बात करेंगे कि मैंने 1 लाख रुपया लगाया था कैपिटल, 10,000 मुझे प्रॉफिट हुआ,
तो कुल मिला के मेरे पास कितना है, बिज़नेस के पास कितना पैसा है, 1,10,000। मेरे पास जब भी मैं बात करूं मतलब मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, नॉट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस बिज़नेस के पास कितना पैसा है, 1,00,000 कैपिटल थी, 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के हो गया 1,10,000। तो प्रॉफिट आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर देता है। इसी तरह जो इनकम्स हैं वो भी आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि प्रॉफिट आपकी इनकम में से ही जनरेट होता है। तो इनकम्स भी आपके प्रॉफिट को वैसे ही इंक्रीज़ करेंगी जैसे प्रॉफिट कर रहा है। तो अगर मान लो कोई इनकम है, जैसे मुझे कोई डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट मिला या मुझे कोई रेंट रिसीव हुआ, तो अल्टीमेटली जितनी भी इनकम्स हैं ये भी आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती हैं। तो जब भी कोई आपके पास कैपिटल जितनी भी है, मान लो 1,00,000 कैपिटल है और अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ, ऐड प्रॉफिट मान लो 40,000 का, तो हम ये कहते हैं कि भाई मेरे पास 1,00,000 की, मेरे बिजनेस में 1,00,000 की कैपिटल थी और 40,000 मुझे और प्रॉफिट हो गया, तो कुल 1,40,000 हो गई। या फिर मुझे कोई इनकम हो गई, कोई डिविडेंड, कोई इंटरेस्ट या कोई रेंट या प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, किसी तरह की कोई इनकम हो गई अगर मान लो, तो अल्टीमेटली वो भी मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज़ ही करेगी। तो आपने ये 4 चीज़ों का याद रखना है, प्रॉफिट और इनकम आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं और उसका उल्टा लॉस और एक्सपेंसेस आपके कैपिटल को डिक्रीज़ करती हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, जो भी कैपिटल है, आपकी जितनी भी कैपिटल होगी, अगर आपका प्रॉफिट है तो ये कैपिटल में प्लस होगा, इनकम है तो ये भी आपकी कैपिटल में प्लस होगी, और अगर कोई लॉस है तो ये कैपिटल में से माइनस होगा, और अगर कोई एक्सपेंस है तो ये साइन लगा रहा हूँ कि ये भी माइनस होगा। यानी आपकी प्रॉफिट और इनकम जो भी आपकी कैपिटल है उसमें ऐड हो जाएंगी, और लॉस और एक्सपेंस हमेशा ही कैपिटल में से आपने डिडक्ट कर देने हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो इनके ऊपर भी बेस्ड होंगे, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में जैसे मैंने कहा कि आपका JKSSB का एग्ज़ाम है, आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पूछेंगे, इस तरह से पूरा आपको बनाना नहीं आएगा, सिंपल आपको MCQs आने हैं। लेकिन उस MCQs में आपको ट्रांजैक्शन दे देंगे कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या परचेज मशीनरी या सोल्ड मशीनरी, इस तरह की ट्रांजैक्शन देंगे और आपको फिर पूछेंगे कि ये ट्रांजैक्शन किस जगह पे आएगी। मतलब जैसे मैंने कहा कि सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने गुड्स बेची तो हमारे पास कैश आएगा, गुड्स जाएंगी, या परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदी तो क्या हुआ, जब हम गुड्स खरीदेंगी तो कैश कम हो रहा है, उतने की गुड्स आ रही हैं। हमने मशीनरी खरीदी, कैश कम हो रहा है और उतने वैल्यू की हमारे पास मशीनरी आ गई। तो इस तरह से एक ट्रांजैक्शन दे देंगे और पूछेंगे इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगी, उसमें से जो सही है वो आपने चुन लेनी है। लेकिन वो तब आएगा जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन को आता होगा। तो प्रैक्टिकली इस तरह से पूरा बनाना नहीं आएगा, लेकिन एक ट्रांजैक्शन आ जाएगी, उस ट्रांजैक्शन में वो पूछ लेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हमारे किस चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे 4, उसमें से 3 गलत होंगी, 1 सही होगी, जो सही है आपने टिक करनी है, और वो चीज़ समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। कल इसी टॉपिक पे आगे काम करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस, टफ वाली ट्रांजैक्शंस वो करेंगे। 2 सेशन और लगाऊंगा, एक कल का और एक परसों का, तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस कल थोड़ी सी मैं जो मॉडरेट हैं, थोड़ी सी टफ हैं, वो कराऊंगा, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो थोड़ी सी ज़्यादा टफ वाली जो होंगी टिपिकल, वो करवाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप मुझे कोई क्वेरीज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें। व्हाट्सएप नंबर पे आप एकेडमिक क्लासेस या कुछ और आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।